अगले 10 साल किसकी हुकूमत होगी, 10 साला प्लान यूं समझिए कि अनवेल बेनकाब कर दिया गया है। जिस वक्त हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने तो वो कहते हैं कि सदर ममलिकत ने उनको टेलीफोन लगाया, उनको मुबारकबाद पेश की और ये कहा कि इमरान खान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आगे से जवाब आया कि मैं सियासी लोगों से बात नहीं करता, ये कहकर फोन बंद कर दिया गया। तो मैं आपसे मुबारकबाद दे रहा हूँ, बाकी मेरा कोई ताल्लुक सियासी लोगों से नहीं है। उन्होंने ठक फोन काट दिया। क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है? क्या वाकई पाकिस्तान जैसे मुल्क में फौज न्यूट्रल हो सकती है? इमरान खान को ठिकाने लगाने के बाद अब अगला जो प्लान है दैट इज फॉर श्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगले 7 साल में चीन के ऊपर तकिया है, कतर पे है, सऊदी अरेबिया पे है और यूएई पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर है। ये 7 साल के अंदर 112 बिलियन डॉलर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरमायाकारी 112 अरब डॉलर की पाकिस्तान आ रही होगी। वो कोई ना कोई गारंटीज तो लेंगे। अब गारंटी क्या है? वो मुझे इंडिया की मशहूर फिल्म दीवार का डायलॉग याद आ रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। हमारे पास कौमी असासे हैं, हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं, हमारे पास स्टील मिल है, पाकिस्तान रेलवेज है, तो इन एसेट्स को गिरवी रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगले 10 साल किसकी हुकूमत होगी, 10 साला प्लान यूं समझिए कि अनवेल बेनकाब कर दिया गया है। हुकूमत जिसको प्लान बी कह रही थी वो असल में वो प्लान था जिसके नतीजे में ये तय किया जाना था कि अगले 10 साल पाकिस्तान में कौन साहिब इक़्तिदार होगा, कौन तख्त पर बराजमान होगा और किसकी हुकूमत होगी, इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठेगा। ये सारी चीजें तय कर ली गई हैं। ये प्लान बी क्या है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम क्यों अमल में लाया गया है और इसके पीछे किसकी रियासत है? तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, हमने आपको पहले भी बताया था कि जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब बैठे और उस मीटिंग के बाद हमें पाकिस्तानी सियासी नक्शे के ऊपर बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये जो रिसेंट तब्दीली आई है ये असल में इसी मुलाकात का एक शाखसाना है और अल्टीमेटली पाकिस्तानी सियासी नक्शे पर क्या होने जा रहा है आज के इस व्लॉग में ये सारा आने वाला जो सियासी नक्शा है। वो कहते हैं ना कि खोल कर आंखें मेरे आईना गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। तो आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर या खाका आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो फैसल वोडा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा ने दिया। और आपको पता है कि उनके जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो किसी मसलहत से खाली नहीं होते और ना ही झूठ पर मबनी होते हैं, बल्कि जल्द या बदेर वही नक्शा हमें दिखाई देने लगता है। जिस वक्त हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने तो वो कहते हैं कि सदर ममलिकत ने उनको टेलीफोन लगाया और टेलीफोन स्पीकर के ऊपर रखा, उनको मुबारकबाद पेश की और ये कहा कि इमरान खान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आगे से जवाब आया कि मैं सियासी लोगों से बात नहीं करता, ये कहकर फोन बंद कर दिया गया। तो मैं आपसे मुबारकबाद दे रहा हूँ, बाकी मेरा कोई ताल्लुक सियासी लोगों से नहीं है। उन्होंने ठक फोन काट दिया। उसके बाद सदर ममलिकत ने जो इशाइया हाफिज साहब को देना था उस इशाइये के अंदर भी वो नहीं आए। रिपोर्टेडली ये बातें हो रही हैं। फैसल वोडा साहब की ज़बानी ये तमाम तर स्टेटमेंट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। अब शुरू दिन से हाफिज आसिम मुनीर साहब का ये स्टांस रहा है कि वो एपॉलिटिकल है, न्यूट्रल है, सियासत से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। फिर बहुत से लोग ये सवाल करने लगे कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है? क्या वाकई पाकिस्तान जैसे मुल्क में फौज न्यूट्रल हो सकती है? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट असल में फौज को ही उर्फ आम में कहा जाता है, तो क्या फौज बिल्कुल ये पॉलिटिकल है, बिल्कुल दरमियान में आन खड़ी हुई है? ये सवाल होने लगा। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं, पावर ब्रोकर्स का इस सारे मामले के अंदर क्या रोल है। मैं उस इंपॉर्टेंट मीटिंग का हवाला देते हुए आगे बढ़ता हूँ। जिस वक्त आसिम मुनीर साहब ने बतौर आर्मी चीफ छड़ी संभाली थी और ये आर्मी चीफ की जो छड़ी है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको सौंप दी थी, यानी पाक फौज की कमान, 8 लाख फौज की कमान आसिम मुनीर साहब के हाथ आ गई थी। तो उस वक्त हमारे यहाँ एक पैटर्न तो ये रहा है कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आता है वो फौरी तौर पे जाके अमेरिका का रुख कर लेता है और अमेरिकी आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, बड़े अनऑर्थोडॉक्स थे। अमेरिका की बजाय चीन जाकर बैठ गए और हमने देखा कि चीन के साथ जो पाकिस्तान की दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो नई तरक्की की मनाजिल तय करते हुए नजर आए। सी पैक के ऊपर जिस तरह से मामला तय हुए,
जिस तरह चीनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की कोशिश की गई, दासू प्रोजेक्ट के ऊपर इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ हुआ था, उससे चीनी बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल पीले, गुस्से से लाल पीले दिखाई दे रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो CBM है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो लिए गए और उसमें आसिम मुनीर साहब ने बड़ा रोल प्ले किया। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो मुल्कों आसिम मुनीर साहब ने दौरे किए हैं, हत्ता कि 9 मई के इंसिडेंट के इतने क्रूशल डे पर भी उन्होंने अपना दौरा कतर जो है मुख्तसर नहीं किया। वो उस वक्त कतर में बैठे हुए थे, कभी चीन जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी बरतानिया जा रहे हैं, कभी ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, कभी अफगानिस्तान के वजीर खारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं, कभी चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा था, ये गुज़श्ता 6 माह से चल रहा था और 6 माह से होने वाली इस रियासत के समरात अब आना शुरू हो गए हैं। नंबर 1, चीन की तरफ से सरमायाकारी के लिए ये कहा गया था कि आप हमें पहले तो यकीन दहानी कराएं कि अगले सेटअप के अंदर इमरान खान नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की थी कि अगर आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो फिर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। जो पहला मरहला है वो अबूर कर लिया गया है बड़ी खुशउस्लूबी से और कामयाबी से, जिसमें सबसे पहले माइनस इमरान खान किया गया है। इमरान खान का पोस्टर फाड़ के साइड पर रख दिया गया है। अल्टीमेटली अब फौजी ट्रायल की बात भी हो रही है, उसके खिलाफ दरखास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, फौरी तौर पर समातों के लिए जो है मुकर्रर करने की दरखास्तें भी की जा रही हैं। लेकिन ये नविश्ता दीवार है कि इमरान खान will stand disqualified, will be eliminated from the political setup of the country, और फिर इमरान खान को ठिकाने लगाने के बाद अब अगला जो प्लान है that is for sure economic stability, और उस economic stability के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसका क़याम अमल में आ गया है, और अल्टीमेटली इसमें 10 साल की प्लानिंग दिखाई दे रही है। जो बहुत इंपॉर्टेंट नुकात है इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम के, वो मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा, इस इजलास के अंदर जिसमें ये काउंसिल का क़याम अमल में आया है, ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जनाब आर्मी चीफ सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उसमें वज़राए आला और वफाकी वज़रा मौजूद थे। उसमें आर्मी चीफ ने भी खिताब किया है और उनके इस खिताब का लुब्बे लुबाब या खुलासा यही था कि माशी बहाली के लिए, इकनॉमिक रिवाइवल के लिए पाक फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी होगी। यानी पाक फ़ौज बराह रास्त इस सारे मामले को मॉनिटर कर रही होगी। वो इसलिए कि जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है तो फिर आपका दिफा, आपकी डिफेंस लाइन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यानी वो बराह रास्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अपने डिफेंस के साथ जोड़ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो हुकूमत की पुष्ट पर खड़े हुए हैं, सेम पेज, हाइब्रिड रिजीम, मिसाली ताल्लुकात। फिर वो ये कह रहे हैं कि 7 सालों के अंदर, अगले 7 साल में चीन के ऊपर तकिया है, कतर पे है, सऊदी अरेबिया पे है और दुबई पर, UAE पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर है। ये 7 साल के अंदर 112 जो मिलियन डॉलर्स हैं, 112 अरब डॉलर्स, 112 बिलियन डॉलर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे। सरमायाकारी 112 अरब डॉलर की पाकिस्तान आ रही होगी, और अगले 10 सालों के अंदर, 12 साल के अंदर 2035 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तौर पर पाकिस्तान को हम खड़ा कर देंगे। वो ऐसी इकोनॉमी होगी जिसका जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो $1 ट्रिलियन की होगी। यानी इस वक्त वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, वो रिवाइवल प्लान के ऊपर अगर काम करेगा तो अल्टीमेटली $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तौर पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, इस मंजरनामे को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इस एलामिया का है वो ये है कि इसके लिए एक हुकूमत चाहिए। एक हुकूमत, इज्तिमाई हुकूमत, इज्तिमाई हुकूमत, कलेक्टिव गवर्नमेंट की बात हो रही है। ऐसी हुकूमत जिसके अंदर सारे लोग मौजूद हों, सारे लोग एक पेज के ऊपर आ जाएं। उस इज्तिमाई कलेक्टिव विजडम की बातें तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन अब एक इज्तिमाई हुकूमत, इसका मतलब एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप एक चीज़ जो है उसकी बात हो रही है। कौमी हुकूमत कायम की जाएगी। कौमी हुकूमत के अंदर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही बास्केट के अंदर डालने की बात हो रही है। अब इस कौमी हुकूमत का क़याम कैसे होगा, ये बातें शहबाज शरीफ साहब भी पहले कर चुके हैं कि हमें एक नेशनल गवर्नमेंट चाहिए, कौमी हुकूमत चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि इस कौमी हुकूमत के अंदर माइनस इमरान खान तो होगा, लेकिन बाकी तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे। वो आसिफ अली जरदारी भी होंगे, वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी होंगे, वो आपकी जो दीगर छोटी बड़ी जमातें हैं, इवन जो पार्टी में रजिस्टर नहीं हुई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग भी उसके अंदर शामिल होंगे। और वो जितने लोग डिसेंडेंट्स हैं PTI से साइडलाइन किनारा कृषि इख्तियार किए हुए हैं, वो लोग भी अल्टीमेटली इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। अब इस कौमी हुकूमत के क़याम के लिए क्या इलेक्शंस की ज़रूरत है?
یہ تو چین نے ایک کنڈیشن دی تھی کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، الیکشنز فوری طور پر کرانا بہت ضروری ہے. اقوام عالم بھی یہی باتیں کر رہی ہے. اچھا اب الیکشنز ہونے ہیں تو ظاہر ہے یہ حکومت تو گھر جائے گی، وفاقی حکومت جائے گی تو پھر نئی حکومت اور یہ سارا کچھ یہ بنے گا نا، نیا سیٹ اپ آئے گا نا، سب کو اس کے اندر بٹھانا ہوگا. اگست کے اندر اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا بہت ضروری ہے، یہی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. یعنی اس وقت وفاق سے جو پی ڈی ایم حکومت ہے یا اتحادی حکومت ہے اس کا بوریا بستر گول کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. یعنی الٹیمیٹلی اس نے اپنا بوریا بستر گول کرنا ہے اور اس کے بعد الیکشنز میں تو جانا ہے، اور الیکشن کیمپین ہمیں اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا اب یہ حکومت جائے گی تو جب چلی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آئے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یعنی نگران آ جائیں گے. اور نگران کس کے اشارے پر کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے. پہلے نگران حکومتیں جو کام کر رہی ہیں وہ کس سے کا اشارے پہ کر رہی ہیں، کس سے طاقت کے انجیکشن لگواتی ہیں، سب پتہ ہے. اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ وہ لوگ جو پنجاب میں بڑے اعتماد تھے، با اعتماد ساتھی، بڑے با اعتماد انداز میں جنہوں نے عمران خان کا پوسٹر پھاڑ کے رکھ دیا، عمران خان کی پی ٹی آئی کو ڈبے میں بند کر دیا، اب انہی با اعتماد لوگوں سے وفاق میں کام لیا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. خیر اب یہ جو کام لیا جائے گا وہ وفاق میں لیا جائے گا. اس سے پہلے امپورٹنٹ چیز ذرا میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ چیزیں وہ یہ ہے کہ اتنی سرمایہ کاری کیسے آ جائے گی، یہ سب کیسے ہوگا. ظاہر ہے جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ کمرشل بینکس دیں یا وہاں کے سینٹرل بینکس دیں، وہ کوئی نہ کوئی گارنٹیز تو لیں گے. اب گارنٹی کیا ہے؟ وہ مجھے انڈیا کی مشہور فلم دیوار کا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے جس میں امیتابھ بچن جو ہے وہ بڑے فرط جذبات کے اندر کہتے ہیں کہ میرے پاس بینک ہے، بیلنس ہے، گاڑی ہے، پراپرٹی ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس ماں ہے. آج میرے پاس بلڈنگیں ہیں، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس ماں ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قومی اثاثے ہیں، ہمارے پاس ایئرپورٹس ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے جیسے سٹیل مل ہے، پاکستان ریلویز ہے، یہ سارے ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں. ایون روزویلٹ ہوٹل کے بارے میں آپ نے سنا کیا ہوا. تو ان ایسٹس کو گروی رکھا جائے گا. ان ایسٹس کو گروی رکھوا کے، یہ میری بات آج مارک مائی ورڈز کہ ہمارے جو نیشنل ایسٹس ہیں، اور ہوتا ہے ظاہر ہے پہلے بھی ہمارے ایئرپورٹس گروی رکھوائے جاتے ہیں، اب بھی ہمارے قومی اثاثہ جات کو گروی رکھ کے اس سرمایہ کاری کو لینے کی بات ہوگی. یہ مارک مائی ورڈز، اس کو یاد رکھیے گا. ہم پھر کسی وقت پہ اس پہ بات کریں گے. اچھا اب میں بات کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت جائے گی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے ہوگا. اس کے لیے امپورٹنٹ خبر یہ ہے، ایک اشارتاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ اب ان کی خدمات پنجاب میں نہیں اب وفاق میں چاہیے، کیونکہ پنجاب کے اندر مشن اکمپلش ہو گیا ہے. جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے. وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں، کمیونیکیشن بہت ایکسیلنٹ ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں. ضلع شاہ کے گھر گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، فیملی سے اظہار یکجہتی کی، اور ان کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہیں جو کوالٹیز اس وقت کسی بھی انتظامی افسر کے اندر ریکوائرڈ ہوگی. ڈاکٹر عثمان انور کا تبادلہ نوشتہ دیوار ہے اور انہیں وفاق میں بھیجنا ہے. وفاق میں ہماری اطلاعات کے مطابق بطور ڈی جی ایف آئی اے وہ کام خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے. پنجاب کی ایف آئی اے کو تو وہ پہلے ہی کمانڈ کرتے رہے ہیں، اب وفاق میں وہ ڈی جی ایف آئی اے کے طور پر کام کر رہے ہوں گے. اور پھر پنجاب میں کیا ہوگا الٹیمیٹلی، لاہور بڑا امپورٹنٹ ہے، اور لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ بلال صدیق کا میانہ سی سی پی او ہے، تو وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، تمام تر چیزوں کو مانیٹر کرتے رہیں گے. اب وفاق میں جب گورنمنٹ جائے گی تو اسی سیٹ اپ کے لوگوں کو جو پہلے کام کر چکے ہیں، بڑے بااعتماد ہیں، جو اشاروں کو سمجھتے ہیں، ان کو اٹھا کے وفاق میں لگا دیا جائے گا. اور الٹیمیٹلی اس سیٹ اپ کو بھی یعنی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے گا جس سے وہ کام لیا جائے، جس سے قومی حکومت کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو سکے. لیکن الٹیمیٹلی ان تمام تر چیزوں کو اکانومی کے ساتھ، معیشت کے ساتھ جوڑا جائے گا کہ جب تک یہ گارنٹیز نہیں آ جاتی دوست ممالک کی طرف سے، جب تک یہ پیسے ویسے آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہو جاتا، تب تک ہم الٹیمیٹلی الیکشنز میں یا اگلی حکومت اور یہ سب معاملات کی طرف نہیں جائیں گے. تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یہ کتنی دیر میں ہوتا ہے، اب زیادہ دیر اور زیادہ دور کی بات نہیں لگ رہی ہے. لگ رہا ہے کہ اب یہ مہینوں کی نہیں بلکہ چند دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات ہے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ انڈورسمنٹ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ سے لینا اس لیے مقصود تھا کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا تو اس وقت شاید یہ سب چیزیں مشکل ہو جائیں گی. یہ انڈورسمنٹس لینے کے بعد بجٹ آ چکا ہے، اب اس حکومت کا گھر جانا نوشتہ دیوار ہے، اور اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسا ہوگا میں نے اس کا ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کے بعد حکومت کیسی ہوگی، اجتماعی حکومت ہوگی، اور 5 سال کے لیے نہیں ہوگی بلکہ کم از کم 10 سال کے لیے ہوگی. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.